आज मुद्दे की बात की नई कड़ी में हम फिर हाजिर हैं। जनप्रतिनिधियों को आपके सामने लेके आते हैं इस कार्यक्रम में। उनसे आपके सवाल होते हैं, हमारे सवाल होते हैं और जनप्रतिनिधियों के जवाब होते हैं। आज कुछ अलग हट के एक जनप्रतिनिधि, एक बड़े नेता को हमने आमंत्रित किया है। हालांकि कटिहार और बिहार से सीधा वास्ता इनका नहीं है, लेकिन भारत की राजनीति में इनका अहम योगदान है। इनका नाम है मिस्टर अशोक गोयल। पूरा नाम अशोक गोयल देवरा लिखते हैं। ये दिल्ली मॉडल टाउन विधानसभा से विधायक हैं। भाजपा की टिकट पर इस बार उन्होंने चुनाव जीता है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल भाजपा ने इनको बिहार चुनाव में भाजपा का पक्ष रखने के लिए भेजा है। इसी संदर्भ में ये अपनी पूरी टीम के साथ कटिहार आए हैं। 3 दिनों से कटिहार में हैं और अगले 9 तारीख तक कटिहार में अपनी पूरी टीम के साथ रहेंगे। और भाजपा के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं तारकिशोर प्रसाद, उनके समर्थन में भाजपा की योजनाओं, उनके मूलभूत सिद्धांतों के बारे में लोगों को समझाने के लिए कटिहार में जनता से मिल रहे हैं। इसी संदर्भ में इनसे मेरी मुलाकात हुई तो आज ये हमारे आमंत्रण पर यहाँ पहुँचे हैं और अपनी बात जनता को सीधी तौर पे रखेंगे। इसी दौरान हमारे सवाल भी होंगे और इनके जवाब भी होंगे। तो अशोक जी, आपका स्वागत है। मुद्दे की बात कटिहार में पहली बार के बीच इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद ललित जी। कटिहार आए, पहली बार आप विधायक बने। 2013 में भी आपने चुनाव लड़ा था अखिलेश त्रिपाठी जो आम आदमी पार्टी से थे। उस समय आप चुनाव हार गए थे। फिर 10 साल आप सक्रिय पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग हो गए और दोबारा जब 2025 इसी साल फरवरी में आपने फिर दोबारा उनके सामने चुनाव लड़ा तो आपने उनको सीधे तौर पे हरा दिया। पहली जब जीत मिली तो आपको कैसा लगा था? नहीं, देखिए, मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और राजनीति चूँकि एक सेवा का माध्यम है, इसलिए हम राजनीति से जुड़े। और जब 2013 में पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया तो शायद हो सकता है कि मैं चुनावी राजनीति के लिए नया रहा हूँ, लेकिन लगातार चुनाव हारने के बाद भी मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों की सेवा की और लगातार 12 वर्ष उनके बीच में, 13 के बाद भी मैंने, चाहे वो सामाजिक जिम्मेदारी हो, धार्मिक हो या लोगों की सेवा के काम हो, लगातार मैं करता रहा। और जब 25 में फिर दोबारा पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो भारी बहुमत से लोगों ने विजय हम लोगों को दी। मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, और मॉडल टाउन की जनता ने पूरी तरह से मुझे आशीर्वाद दिया। अभी हम बिहार और कटिहार की पॉलिटिक्स पे आएंगे। खाली एक छोटा सा सवाल दिल्ली के लिए। जीतने के बाद आप दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे होंगे। जब हारे थे और जब जीत मिली, दोनों वक्त जनता को दोबारा फेस करने में आपको कैसा महसूस हुआ? जब हार के बाद पहली बार जनता से मिलने गए और जब जीतने के बाद जनता से मिलने गए। देखिए, जब मैं चुनाव हार गया था तब भी मेरे को 40% से ज़्यादा लोगों ने मुझे मतदान दिया था। तो मुझे ये लगता था कि मॉडल टाउन की जनता ने मुझे वोट किया। हो सकता है कि जो अपेक्षाकृत नंबर हैं वो मुझे ना मिले हों, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। और इस बार तो 54% पोल्ड वोट का मुझे मिला है, तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। तो चुनाव जीतने के बाद लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, आकांक्षाओं के ऊपर मैं खरा उतरूं, इसी का मेरा प्रयास रहता है। और लोगों की भी अपेक्षा, क्योंकि 27 वर्ष से लगातार मॉडल टाउन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं था और पिछले विशेषकर जो 12 वर्ष रहे पिछली सरकार के, उन्होंने कुछ काम भी नहीं किया। तो उम्मीदें ज़्यादा हैं
और आकांक्षाएं भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं लोगों के बीच में ज़्यादा रहता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके तो दिल्ली की मुख्यमंत्री इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि पब्लिक के लिए जो भी काम करना पड़े तो फंड्स की कोई कमी नहीं है और हम लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। अब आते हैं बिहार की राजनीति पे। भाजपा ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि बिहार चुनाव में भाजपा को अच्छी सफलता मिले। इस दिशा में आप लोगों को समझाइए, भाजपा की बातों को रखिए, योजनाओं को रखिए, प्रधानमंत्री मोदी के विजन को रखिए। पहली बार बिहार आप आया, पहली बार आया बिहार? जी जी जी, चुनाव के लिए मैं पहली बार आया जी। तो आप सीधे कटिहार आए कि और भी कहीं आपको कहीं और सीट का भी जिम्मा मिला? नहीं, मैं पहले बहादुरगंज और किशनगंज में कुछ समय लगाया, उसके बाद यहाँ पर कटिहार में मैं पिछले करीब 3 दिन से हूँ और मैंने देखा कि लोगों में उत्साह है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति और बिहार में जो डबल इंजन की हमारी सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लोग उनकी ईमानदारी के लिए, विकास के लिए इस बार फिर तारकिशोर जी को यहाँ से चुनाव जितवाने के लिए तैयार है। जब आप कटिहार आए, आप लोगों से मिल रहे होंगे, आपकी टीम है पूरी, वो भी लोगों से मिल रही होगी, लोगों से बातें भी कर रही होगी। क्या लग रहा है कि लोगों की क्या शिकायतें हैं? क्या लोग पूरी तरह कन्विंस हैं? अब आप बताइए कि पहले हम स्थानीय तौर पे आते हैं, क्या स्थानीय विधायक से कोई आपको ऐसे 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 लोग मिले जो स्थानीय विधायक से शिकायत कर रहे हो? नहीं, देखिए, तारकिशोर जी पिछले 4 टर्म से लगातार विधायक हैं और लोगों ने 20 वर्ष पहले का भी बिहार देखा है और बिल्कुल सड़कें टूटी हुई थी, नेशनल हाईवे थे नहीं, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं था, जंगल राज था और चारों तरफ जो गुंडे और बदमाश मुख्यमंत्री के कार्यालय में से ऑपरेट करते थे। तो एक अलग तरीके से मैंने देखा कि लोगों के अंदर मोदी जी के प्रति जो पिछले उन्होंने 11.5 वर्षों में भारत की दशा और दिशा को बदला है और जब से नरेंद्र जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार के लिए काम कर रही है, अनेकों योजनाएं बिहार को उन्होंने दी है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो या हाईवेज हो, हर तरफ चहुमुखी विकास बिहार का हो रहा है और बिहार अभी एक बिल्कुल एक नए पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर खड़ा है, जिसमें कि जो एक विकास की यात्रा बिहार ने अभी तक कही है कि बेसिक बिहार का ठीक हुआ है, जंगल राज की बजाय कानून का राज है। साथ ही साथ जो सड़कें एक हमारे व्यवसायी को चाहिए, युवा को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, अपने रोजगार के लिए चाहिए, वो तैयार है और एक इस मुकाम पर आज बिहार है कि एक नया इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार के लिए इंतजार कर रहा है। तो इसलिए एक बार फिर से एनडीए की सरकार की और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बने, इसके लिए लोग, मैं देखता हूं कि लोगों में उत्साह है और लोग एक बार फिर भारी बहुमत से एनडीए की सरकार को बनाने वाले हैं। अशोक जी, आपने कहा कि चहुमुखी विकास, चारों तरफ का विकास, सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, आपने कहा जी, ये सब एक पार्ट हुआ, आवागमन यातायात के साधन हुए, लेकिन बाकी 3 हिस्से, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों तो नदारद है। रोजगार, आपको कोई ऐसा लोग नहीं मिला कि उसको रोजगार नहीं है? नहीं, देखिए, जो रोजगार को लेकर जो नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार लगातार काम कर रही है, आपने देखा होगा कि केंद्रीय बजट आया, उसमें प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना, जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है, उनको 15,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा और 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियों का सृजन होगा। और इसी तरह से बिहार में भी, एक सेकंड, इसी में तरह से बिहार में भी, अशोक जी जी, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का वादा तो 2014 में भी मोदी जी ने किया था, वो तो आज तक पूरा हुआ ही नहीं। देखिए ललित जी के इसके अंदर हम सबका अलग अलग वर्जन हो सकता है। आज प्रधानमंत्री जी, आप प्रोविडेंट फंड के आंकड़े पढ़ेंगे, हर साल करीब करीब करोड़ों की संख्या में नए पीएफ अकाउंट ऐड हो रहे हैं, जिससे कि साफ पता लगता है कि एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो तो सरकारी आंकड़े हैं और जब भी कोई नई लेबर काम करने के लिए जाती है तो उसको
प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ऐड होना पड़ता है। तो करोड़ों की संख्या में नए रोजगार सर्जित हुए हैं। और साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उन्होंने रोजगार के साथ साथ सब रोजगार के आदमी सिर्फ नौकरी ना मांग रहा हो, नौकरी देने वाला भी बने, इसके लिए भी अनेकों योजनाएं उन्होंने शुरू की है। मोदी जी ने जैसे कि मुद्रा बैंक योजना, जिसमें कि बिहार के भी करोड़ों लोगों ने उस योजना के अंतर्गत लोन लिया है, उस लोन को रिपे भी किया है और उससे अपना रोजगार भी शुरू किया है, जिससे कि वो सिर्फ नौकरी ना करने के लिए आगे जाएं, लोगों को भी नौकरी दे। तो इसीलिए उन्होंने इसको रोजगार के साथ साथ सब रोजगार, इस पर भी फोकस किया है। हमारी लखपति दीदी, जिसको के लाखों की संख्या में लखपति दीदी पूरे देश में बन रही हैं, बिहार में भी बन रही है। और ये जो नई योजना महिला रोजगार योजना, जिसमें के 1.5 करोड़ के करीब जो हमारी जीविका दीदी हैं, जिनको अभी नीतीश कुमार जी की सरकार ने 10,000 रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजा है, जिसमें कि 2 लाख रुपए तक उस योजना के अंतर्गत लोग उन हमारी बहनों के अकाउंट में जाएगा, जिससे कि वो अशोक जी सब रोजगार कर अभी सकेंगी। सुनिए, नहीं अभी आप भी जो कर रहे हैं उसको गिनती करा रहे हैं, मैं उस पर मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ। आप मोदी जी बोल के गए हैं कि अब बिहार का युवा रील बनाकर पैसा कमा रहा है। क्या मोदी जी लोगों को मोबाइल की तरफ नहीं भेज रहे हैं कि आप रील बनाइए, पैसा कमाइए, रोजगार छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़िए, रील बनाइए, पैसा कमाइए? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी की बात का बड़ा प्रधानमंत्री आइडियल है हमारे देश के, सब इज्जत करते बात हैं, लेकिन अगर वो रील को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या समझा जाए? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात का एक गहरा असर इस देश के युवाओं में और देश के 140 करोड़ लोगों में होता है। यही बात और इसीलिए मैं कह रहा हूं। रील का भी एक अपना विशेष महत्व। अगर आप रील अगर बना रहे हैं और रील अगर अच्छे पर्पज के लिए बन रही है, जिससे कि आपका संदेश पर्पस यहाँ नहीं ट्रैवल होता है, मोदी और जी, रील में आपके अशोक व्यूज। जी एक सेकंड, मोदी जी ने कोई पर्पस किस तरह की रील की कोई बात नहीं की। रील बनाकर पैसा कमा रहे हैं, वो कैसी भी रील बनाए जी, तो रील बना के आज का युवा, बिहार का युवा पैसा कमा रहा है, उनका कहना था। नहीं, तो मेरा ये सवाल ये है कि क्या, चलिए कमा रहा है या नहीं कमा रहा सेकंड बात है, लेकिन सवाल है कि क्या मोदी जी ये बात बोलकर युवाओं को रील की तरफ नहीं डाइवर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा कि जो बात बोलते हैं उसका गहरा असर होता है। और रील अगर वो कह रहे हैं युवाओं को, तो निश्चित रूप से अपने रोजगार के लिए मैं देखता हूं कि एक मेरे कार्यालय में ही एक लड़का काम करता था और उसकी सैलरी 25,000 रुपये थी। उसने ट्रैफिक के ऊपर एक रील बनाना शुरू कर दी और आज वो मैं देखता हूं कि 2 लाख रुपए सिर्फ उस ट्रैफिक के ऊपर लगातार बनाता सवाल है। मेरा ये नहीं तो कि कमा मेरे रहा कहने का मतलब, अगर आप अपने रोजगार के लिए किसी सब्जेक्ट को लेकर रील बनाते हैं और वो रील आपकी पॉपुलर हो रही है, तो निश्चित रूप से तो यानी सारे युवाओं को काम छोड़कर रील में लग जाना चाहिए। नहीं, ऐसे तब तो उद्योग चलेगा कहाँ से, प्रोडक्शन कहाँ से आएगा? नहीं, देखिए, आप एक न्यूज चैनल चला रहे हैं तो सब लोग न्यूज चैनल पे तो नहीं लगेंगे, लेकिन जिनका इंटरेस्ट है नहीं, अगर प्रधानमंत्री किसी देश का प्रधानमंत्री बोले तो उसका मायने होता है। हम मीडिया को तो आप छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री की अपना सम्मान, अपना जगह होता है, और मोदी जी का तो विशेष सम्मान है। तो उनका कहना औरों को कहने में बहुत फर्क है। तो हम मान के चलें कि सब युवाओं को रील बनाना का काम शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी बिहार के अंदर बनाएंगे, 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक बड़ी मैनिफेस्टो में, हमारे संकल्प पत्र में कहा कि एक मेडी सिटी बनाएंगे और बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। तो ये सब अलग अलग विजन, जिससे कि हमारा जो युवा, इसी बात पे आते हैं। आज से 10 साल पहले मोदी जी मोतिहारी में बोल के गए कि अगली बार आएंगे तो इसी चीनी मिल की चीनी की चाय पियेंगे। वो तो 10 साल हो गए, आज तक खुली नहीं। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने आपको कहा कि आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कनेक्टिविटी चाहिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। तो आज बिहार के अंदर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर जो है मोदी जी का कमिटमेंट की बात, कानून का राज है। और निश्चित रूप से इस बार जब सरकार फिर से एनडीए की बनने जा रही है, तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन आज बिहार उसका इंतजार कर रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार अगले 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेगा और एक भारत के टॉप
5 प्रदेशों में बिहार का नाम रेवेन्यू की दृष्टि से होगा, जिससे कि जो हमारा युवा है उसको यहीं पर उन्हीं की इंडस्ट्री में यहीं पर रोजगार मिल सके और इंडस्ट्री के अंदर पूरे भारत में बिहार का भी एक नाम हो सके। एक मिनट, 20 साल पहले बिहार और गुजरात एक समान लेवल पे थे। 20 साल में गुजरात कहाँ चला गया, बिहार वहीं रह गया, पीछे हो गया उल्टे। तो वो उसमें बदलाव कहाँ आया? बिहार वासी तो नहीं ठगे नहीं, गए। बिहार 20 साल में बहुत आगे बढ़ा है और गुजरात में चूंकि आज भी गरीबी में बीजेपी सबसे अंतिम बीजेपी पायदान की पे। जो सरकार है पिछले 35 वर्षों से अशोक लगातार। जी, गरीबी के मामले में, रोजगार के मामले में पूरे देश में सबसे अंतिम पायदान पर है बिहार। मैं यही कह रहा हूं आपको कि बिहार, अगर आप 20 साल पहले प्रति व्यक्ति आय देखेंगे और आज देखेंगे तो 20 गुना से भी ज़्यादा जंप बिहार ने लिया है। और आज जिस मुकाम पर बिहार खड़ा है, अगले 5 साल में बिहार एक बहुत बड़ी छलांग लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक काम था वो सारा एनडीए की सरकार ने पूरा किया। और आने वाले 5 वर्षों में बिहार चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि हो, शिक्षा की दृष्टि हो, रोजगार की दृष्टि हो, उद्योग की दृष्टि हो, सभी मानकों में आगे जाएगा। आप अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आज भी बिहार भारत की औसत आय से बिहारी के प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। चलिए आते हैं अब दूसरे बिंदु पे, लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। लोकल पॉलिटिक्स में आप जा रहे होंगे, एंटी कन्विंसिंग भी मिल रहेगी, आप कैसे समझाते हैं लोगों को? नहीं देखिए, मैं बहुत सारे 20 साल का होना एंटी कन्विंसिंग होना नहीं, मैंने बिहार में आकर एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की बजाय प्रो इनकम्बेंसी है। और लोग इस बात की तारीफ करते हुए मुझे मिलते हैं कि बिहार के अंदर और कटिहार में विकास हुआ है। पहले यहाँ पर सड़कें नहीं थी, एनएच बन गया है, सड़कें बन गई हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, सदर हॉस्पिटल में करीब बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बना है। तो और कुल मिला के जो ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम, जिस पे करीब 5,000 करोड़ की लागत से लगातार उसके ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पर पुल बने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पिछले 20 वर्षों में कटिहार ने उसको देखा है और इसको कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसमें काम और आने वाले समय में और अच्छा होने वाला है। तारकिशोर जी कुछ समय के लिए डिप्टी सीएम भी रहे और इसके लिए भी उन्होंने उस वक्त ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम के जो प्रोजेक्ट थे कटिहार के लिए, एक साथ दोनों प्रोजेक्ट करीब करीब 5,500 से 6,000 करोड़ के हैं, जो कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर है। और मुझे लगता है कि इससे एक कटिहार का एक बहुत बड़ा विकास होने वाला है। और निश्चित रूप से जिन लोगों से मैंने मिला हूँ, सभी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए को जिताने का मन बनाया हुआ है और तारकिशोर जी को जिताने का मन बनाया। वो जो जिस योजना की ड्रेनेज सिस्टम की बात करें ना, वो 300 करोड़ की योजना है। चलिए आगे आते हैं अंतिम सवाल पे कि क्या आपको लगता है कि इस बार तारकिशोर 5वीं बार फिर जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे। जितना मेरा लोगों से मिलना हुआ है, आकलन है मेरा, लोग फिर एक बार, क्योंकि वो जंगल राज नहीं चाहते, क्योंकि सामने जो कैंडिडेट है वो जो वीआईपी से, जो कि आरजेडी से समर्थित हैं, वो अगर सरकार फिर से बन जाती है तो लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के समाज के लोगों को, सबको जानकारी है कि किस तरह से इन लोगों ने पूरे बिहार में लूट की थी। तो उस लूट के रास्ते को दोबारा से खोलने के लिए यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। और अंत में आकर सब लोग भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। जन सुराज एक नया नाम, नई पार्टी बिहार में उभर रही है। आप गए होंगे, लोगों से मिले होंगे, जन स्वराज के बारे में लोगों का क्या कहना है? देखिए, जो प्रशांत किशोर जी है, उन्होंने नए राजनीति के बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई संघर्ष ना बिहार की सड़कों पे किया, ना किसी के बारे में कोई आवाज़ उठाई। लेकिन टीवी के ऊपर और अखबारों में चूंकि उनका ये एक फोर्ट रहा है तो वो छपते ज़्यादा हैं। लेकिन कुल मिलाकर 3 साल से वो गांव-गांव पैदल भी चल रहे हैं। जी जी, देखिए राजनीति में जो तारकिशोर जी हैं, जो हमारे पहले कॉरपोरेशन से लेकर, आप खुद ही बताया, आपने 4 बार से एमएलए हैं, एक लंबा इतिहास है। नीतीश कुमार जी संघर्ष करके सामने आए हैं और नरेंद्र मोदी जी लगातार 50 वर्ष का उनका एक पब्लिक का जीवन है और उसके सामने उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है प्रशांत किशोर जी ने। और मैं ये मानता हूं कि जो बिहार का व्यक्ति है वो पॉलिटिकली
पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मुझे लगता है कि जब चुनने की बात आएगी तो एनडीए और गठबंधन दोनों में से किसी एक को चुनेगा। और गठबंधन के बारे में सब देख चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी ये वीआईपी कैसे झगड़ रहे हैं, कैसे वो कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल लगाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन्होंने डिक्लेयर कराया है। आपस में उनकी बिल्कुल बातचीत नहीं है। अगर जो लोग अभी झगड़ रहे हैं, जबकि चुनाव अभी पूरा समाप्त भी नहीं हुआ है, तो आने वाले समय के अंदर बिहार के अंदर वो किस तरह का विकास लेकर आएंगे। जो पहले ही लठ बजा रहे हैं तो आगे का जो लठबंधन है उनका कैसे होगा। तो जनता इंटेलिजेंट है, जनता जनार्दन लगातार इसी वजह से 20 वर्ष से लगातार एनडीए को जिता रही है। और मुझे पूरा विश्वास है 5वीं बार भी लगातार एनडीए को भारी बहुमत से विजयी बनाकर नीतीश जी को और मोदी जी को मजबूत करने वाली। नहीं, आपने कहा कि उधर लठबंधन लड़ाई चल रही है, एनडीए में कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो सर जमे पे तो उल्टा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार तो अभी तक एक मंच भी साझा नहीं किया। और दूसरा, आज तक मोदी जी ने और अमित शाह ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी नहीं किया। ये डिस्प्यूट तो एनडीए में ज़्यादा दिखती है, क्या कहेंगे? नहीं ललित जी, ये बिल्कुल किसी तरह के सीएम की पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश के प्रभारी ने, सभी ने साफ कर दिया नहीं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह ने नहीं कहा। सभी ने साफ कर दिया है। हमारे यहाँ एक दो आपका शीर्ष नेतृत्व उसने अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारा एक भारतीय जनता पार्टी की एक शैली है, हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है। हमारे अध्यक्ष ने और जो हमारे इस बिहार के प्रभारी है, सभी ने साफ कर दिया कि हमारा जो जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री पद की किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है। सेम बात एकनाथ शिंदे के साथ भी हुई थी। आपके राज्य स्तरीय प्रदेश नेतृत्व ने ऐलान किया था एकनाथ शिंदे होंगे, लेकिन जब वक्त आया तो उनको साइडलाइन किया गया। तो बिहार में दोबारा नहीं होगा ऐसा, लोग कैसे विश्वास करें? बिहार में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन जी नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और वही हमारे इस चुनाव का फेस है, और किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं। चलिए, आपको शुभकामनाएं। आप कटिहार में, और कटिहार में आपका स्वागत, आपकी पूरी टीम का स्वागत। उम्मीद है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और एक बार कटिहार फिर बीजेपी के पाले में जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर एक नए प्रत्याशी के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिएगा केबीसी न्यूज़ का ये मुद्दे की बात। धन्यवाद, शुक्रिया, सब बखैर। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपका बहुत बहुत आभार।